हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो अगर आप एक टीचर हैं या फिर आप टीचर बनना चाहते हैं या फिर आपके घर परिवार आस पड़ोस में मम्मी पापा ताऊ चाचा कोई भी मामा मामी बुआ फूफा कोई भी टीचर है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है और आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के बारे में जिसमें उन्होंने बताया है कि 31 अगस्त 2028 तक हर एक टीचर जो भी टीचिंग जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, उसके पास टैट क्वालिफाइड होना चाहिए। चाहे वो सी टेट है, कोई भी स्टेट का टेट है लाइक एच टेट, यूपी टेट, रीट एक्सेट्रा। तो इसी बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या ये जायज़ है उनका टैट लेना, और अगर टैट होगा तो किस हिसाब से उनका एग्ज़ाम होना चाहिए और क्या इश्यूज हैं जो ऐसे टीचर्स जो इन जॉब टीचर्स हैं वो इसकी वजह से फेस करेंगे और क्या उसका सॉल्यूशन है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं और आखिर में मैं अपनी जो राय है कि इस एग्ज़ाम को अगर लिया जाता है तो किस तरह से लेना चाहिए जिससे टीचर्स के साथ कोई भी ज्यादती ना हो, कोई भी उनके साथ अन्याय ना हो। तो आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आप उस राय के साथ एग्री करते हैं, सहमति रखते हैं, और अगर आपकी नज़र में कोई और बेटर सॉल्यूशन है तो वो भी मुझसे शेयर करें ताकि ये आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हम थोड़ा बहुत इसमें चेंज ला सके जिससे हमारे टीचर्स जो कि इतने बच्चों का भविष्य ऑलरेडी बना चुके हैं उनको हम चिंता से बचा सके, उनके लिए इस जर्नी को थोड़ा बहुत आसान कर सके। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कल्पना सिंह एंड आई एम ऑल्सो अ टीचर। दैट्स वाई आई नो अ लॉट ऑफ टीचर्स हु आर अराउंड मी। बहुत सारे टीचर्स को मैं पर्सनली जानती हूँ और मेनली जो इन जॉब टीचर्स हैं, क्योंकि हमारे पास हरियाणा की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो एच टेट लागू हुआ था 2008 में, एस टेट हुआ था 2011 से, उसी का नाम एच टेट हुआ था। तो 2008 से पहले जो भी टीचिंग भर्ती हुई है उन्होंने कोई भी इस तरह का टेट नहीं दिया था। अब लेकिन उनको भी ये टेट देना है। तो पहली बात, जो 2008 से पहले की भर्तियां हैं, ऐसे टीचर्स की आज की डेट में एज कम से कम 40 हो चुकी है। 40 या फिर 45 प्लस वो लोग हैं। इसी वजह से मैं समझती हूँ कि ये इस तरह से टैट उनका लेना उनके साथ इनजस्टिस होगा। इनजस्टिस होगा इसलिए क्योंकि जो एज उनकी है 40-45 प्लस, ये एज में ऑलरेडी उनके पास कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि यूथ लाइक मी एंड यू, सम ऑफ यू हु आर वाचिंग द वीडियो, हु आर एस्पायरिंग टीचर्स, जो टीचर बनना चाहते हैं, आप और मैं उस चीज को नहीं समझ सकते, उन इश्यूज को नहीं समझ सकते, क्योंकि एक यंग कैंडिडेट और एक ओल्ड कैंडिडेट में बहुत ज्यादा अंतर होता है। 40-45 प्लस लोगों के पास बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, फैमिली इश्यूज होते हैं, मेमोरी उनकी एज की वजह से बायोलॉजिकली भी कम हो जाती है। मेन बात एक ये भी है कि जो आपके पास सब्जेक्ट्स आते हैं टेट में, दे आर सीडीपी, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, मैथ्स, जीके, रीजनिंग एंड योर ओन सब्जेक्ट। तो अगर हम बात करें जो आपका खुद का सब्जेक्ट है वो आपको हर टीचर को अच्छे से आता ही होगा 100%। हालांकि ये जो चीज है हाई कोर्ट ने क्यों अप्लाई करी है, क्योंकि कुछ ऐसे जो धोखाधड़ी है वो पर्दाफाश भी हो चुके हैं। और आज जो धोखाधड़ी होते हैं, जो एग्जाम लीक होते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा हुआ करते थे पहले, क्योंकि उस वक्त ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी कि लोगों को इस बात का पता लग सके। तो बिल्कुल तब के जो धोखाधड़ी के एम्प्लॉयज हैं हर एक फील्ड में आज भी पकड़े जाते हैं। तो इसी वजह से टीचर्स को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है, विच आई टोटली सपोर्ट। बिल्कुल सही डिसीजन है। लेकिन इसमें इशू क्या है कि हाई कोर्ट और हम सब चाहते हैं कि जो टीचर्स हैं पहले के लगे हुए, जो सब्जेक्ट अपना पढ़ा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमें पता लगे उनको वो सब्जेक्ट ढंग से आता भी है या नहीं, वो बच्चों को और क्लासरूम को ढंग से हैंडल कर सकते हैं या नहीं। तो इस चीज के लिए जो हमें टेस्ट करना है वो सिर्फ उनकी सब्जेक्ट नॉलेज और उनकी सीडीपी को चेक करना है।
उस टाइम जब वो लोग एस्पिरेंट रहे होंगे, जब उन्हें जॉब मिली थी, रीजनिंग नाम का सब्जेक्ट उन्होंने सुना भी नहीं होगा। उन्हें नहीं पता होगा रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग का मतलब क्या होता है। तो ये उनके साथ इनजस्टिस होगा अगर हम उनका वही एग्जाम ले जो हम आज के कैंडिडेट्स का लेते हैं। तो हमें अगर उनका एग्जाम लेना है तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट उसके अंदर आने चाहिए। एक अलग एग्जाम उनका होना चाहिए, ना कि एक नॉर्मल टेट जो बाकी सब कैंडिडेट्स का होता है वो नहीं होना चाहिए। उसका जो डिटेल में कारण है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और आई एम श्योर कि आप भी उससे बिल्कुल एग्री करेंगे, सहमत होंगे कि वो बात बिल्कुल सही है। इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखना और मुझे अपना कमेंट में राय जरूर बताना, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो अब इससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता। होगा अगर उनका जो टेट है वो क्वालिफाई मांगा गया है तो मांगा गया है, 31 अगस्त 2028 से पहले मांगा है तो उन्हें देना पड़ेगा। लेकिन मैं अब ये चाहती हूँ उनके लिए एक स्पेशल अलग से एग्जाम पेपर होना चाहिए, अलग से एग्जाम पैटर्न होना चाहिए, और उनसे सिर्फ 2 सब्जेक्ट पूछे जाने चाहिए। वन इज देयर ओन सब्जेक्ट एंड अदर इज CDP। क्योंकि एक टीचर की जिंदगी में यही जो सब्जेक्ट है वो कॉन्टिन्यूसली चलते हैं पूरे उसके प्रोफेशनल लाइफ में। इसके अलावा जो हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर पूछे जाते हैं वो हम सबको पता है, हिंदी इंग्लिश बेसिकली सबको आता है। हर टीचर क्लासरूम में जाकर बच्चों को हैंडल कर सकता है, 2-4 बात चीजें पढ़ा सकता है हिंदी और इंग्लिश के बारे में। लेकिन एग्जाम देना टोटली डिफरेंट चीज है, उसको डीपली पढ़ना अब उन लोगों से नहीं हो पाएगा। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो पाएगा तो टीचर किस बात की। अरे भाई उनकी एज तो देखो, 40-45 प्लस किसी भी इंसान को होने के बाद मल्टीपल हेल्थ इश्यूज होते हैं, फैमिली इश्यूज होते हैं। इस एज में लोगों की आई साइट वीक हो जाती है, फोकस जो है वो कम हो जाता है कि यंग एस्पिरेंट के कंपैरिजन में। उनके ऊपर मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ऐसे लोग, इस उम्र के जो लोग होते हैं, वो जनरली अपने बच्चों की चिंता कर रहे होते हैं, उनकी शादी, उनके करियर की चिंता कर रहे होते हैं। अगर हम फीमेल की बात करें तो इस एज में वो मेनोपॉज को फेस कर रही होती हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत सारे इश्यूज हो रहे होते हैं, फोकस कम हो जाता है, मेमोरी कम हो जाती है। तो इस वजह से मैं नहीं समझती कि इतना ज्यादा बर्डन टीचर्स के ऊपर डालना सही है किसी भी हालत में। तो इस चीज का एक ही सॉल्यूशन है जो मुझे दिखाई देता है, दैट इज जो एग्जाम पेपर है उसका पैटर्न होना चाहिए 2 सब्जेक्ट, जिसमें CDP और उनका खुद का सब्जेक्ट पूछा जाना चाहिए। दूसरी बात कि जो क्वेश्चन हमारे पास आज के ज़माने में क्वेश्चन पेपर बनता है वो होता है MCQ फॉर्मेट में, चाहे वो CTET है, HTET है, तो MCQ फॉर्मेट में होता है और ऑफलाइन होता है। तो वहां पर जो एग्जाम का टाइम रहता है वो ऐसे रहता है कि जो आपका क्वेश्चन का नंबर है और जो आपका टाइम है टोटल, अगर उनका रेशियो हम देखें तो एक क्वेश्चन को ऑन एन एवरेज 1 मिनट का टाइम मिलता है कि 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन पढ़ना, उसको सोल्व करना, जो MCQ का OMR शीट है उसको फिल करना, ये सारा काम एक क्वेश्चन 1 मिनट में करना होता है। तो एक यंग एस्पिरेंट जो कि 25 से 28 की एज के बीच में है, या फिर एक ओल्ड एस्पिरेंट जो कि 45 से ऊपर का है, उनकी जो स्पीड है, फोकस है, आई साइट है, उस हर चीज में डिफरेंस है। तो उनको टाइम भी एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। कम से कम हर क्वेश्चन की एवरेज उन्हें 1.5 से 2 मिनट का टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने टीचर्स पे बर्डन डालेंगे तो ना सिर्फ टीचर्स उसको भुगतेंगे बल्कि उनके स्टूडेंट्स पर भी वो उतना इफेक्टिवली पढ़ाई नहीं करा पाएंगे, उतना इफेक्टिवली अपने माइंड का, जब उनका माइंड ही डिप्रेस्ड है, क्लीन नहीं है, तो कोई भी आउटपुट वो अच्छी नहीं दे पाएंगे। एक टीचर के परेशान होने से उसके स्टूडेंट्स परेशान होंगे, उसकी फैमिली परेशान होगी, उसके आसपास के सारे लोग परेशान होंगे। तो ये हमारा एम नहीं है। हमारा एम सिर्फ है टीचर्स की क्वालिफिकेशन को चेक करना, उनकी जो एलिजिबिलिटी है कि वो एक अच्छे टीचर हैं या अपना काम ढंग से नहीं कर सकते, ये चेक करना। हमारा मकसद उन्हें परेशान करना नहीं है। तो ओल्ड कैंडिडेट्स की इन्हीं सब डिफरेंसेस को देखते हुए कि इस एज में फिजिकल और मेंटल बहुत सारे प्रेशर और इश्यूज उनके होते हैं, उसके मद्देनजर उनका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें चेंजेस आने चाहिए। और अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को आपके सभी रिश्तेदारों के साथ और आपके दोस्तों के साथ, चाहे वो टीचर्स हैं या नहीं हैं, उनके साथ शेयर जरूर करना, ताकि वो लोग भी अपनी राय बता सके। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद जॉब नहीं लगी, दूसरा उनके कोई आस पड़ोस में लगा हुआ है, वो उससे जलते हैं कि भाई अच्छा हुआ, इनका ऐसे होना चाहिए एग्जाम,
जैसे होता है वैसे ही होना चाहिए ताकि वो फेल हो जाए। लेकिन ऐसे लोगों को अगर हम दरकिनार करें तो जेन्युइनली आप अपने आप से पूछें कि क्या ये सही है। मेरे को ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता। हाँ, जो चेंजेस मैंने यहाँ पर सजेस्ट किए हैं, अगर वो चेंजेस इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, और वो होंगे कब? जब ये आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे, तो बिल्कुल हो सकता है कि इस चीज़ को रखा जाए। जो हमारे पास बोर्ड है, जो टैट वाली अथॉरिटीज़ है, उनके सामने रखा जाए और यहाँ से कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, फॉर द सेक ऑफ आवर स्टूडेंट्स, फॉर द सेक ऑफ द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, फ्यूचर ऑफ नेशन स्टूडेंट्स को बोला जाता है, बच्चों को बोला जाता है, लेकिन उसको बिल्ड करने वाले टीचर्स ही होते हैं। तो हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमें उन्हें परेशान नहीं करना, हमें बस चेक करना है कि कौन उनमें से एलिजिबल है, कौन उनमें से एलिजिबल नहीं है। और ये उनका सब्जेक्ट और सीडीपी अगर हम पूछेंगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम उन्हें देंगे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, तो उससे भी चेक हो जाएगा, उससे कोई भी वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी कि लो भाई चेक हुआ ही नहीं। राइट? तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप भी इस बात से सहमत हैं। अगर आपके पास इससे भी बेटर कोई और सजेशन है वो भी मुझे देना, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि इस वीडियो पे जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी हमारी आवाज़ स्ट्रोंग होगी और हम इस आवाज़ को आगे ले जाने की हिम्मत कर सकेंगे। तो अगर आप खुद एक टीचर हैं या फिर आपके मम्मी पापा, मामा मामी, ताऊ चाचा, कोई भी उसमें से टीचर है, तो इस वीडियो को अपने स्टेटस पर लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आवाज़ पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार आप सभी को। आई होप कि इससे हम एक थोड़ा सा ही सही लेकिन पॉजिटिव चेंज ला पाएंगे टीचर्स की लाइफ में।